तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चूंकि सेंटिमेंटल मामला हो गया था और एक तरफा वोटिंग भी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मुझे लगता है कि जो दलित वोट हरियाणा की राजनीति में डिसाइडिंग था, और मैं कहूंगा कि बीएसपी का एक कैंडिडेट अतेली से जीता भी है। कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी पर रीवर्क करना होगा, अलायंस पार्टनर के साथ दूसरे ढंग से बातचीत करनी होगी ताकि उनकी बेहतर स्थिति बने। अदरवाइज अगर उन्होंने वो गलती कर दी जैसा आम आदमी पार्टी को उन्होंने हरियाणा में किनारे कर दिया। नमस्कार, पोलपंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और पोलपंच में आज हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद यहाँ पर आपके सामने हैं। पोलपंच में हमने पूरे चुनाव के दौरान आपको सभी सीटों के समीकरण बताए, वहाँ कैसी किस तरह की राजनीति हो रही है वो बताया, और अब नतीजे भी आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी का जो गठबंधन था उसने चुनाव जीत लिया है। हरियाणा में उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी, लेकिन कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वहां पर हासिल हो गया है। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये चुनाव गवा दिया है, यानी वो चुनाव हार गए हैं, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी, रविंद्र रैना हैं, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा दुष्यंत चौटाला हैं, एनएलडी के बड़े नेता हैं। तो इनके हार के कारण क्या रहे और हरियाणा में कांग्रेस के हार के कारण क्या रहे, ये भी हम बातचीत करेंगे। अरुण चौबे सर रोजाना की तरह मेरे साथ हैं। अरुण सर, हमने बहुत चर्चा की पूरे चुनावों के दौरान, और अब हम चर्चा कर रहे हैं उन सीटों की, उन बड़े हॉट सीटों की जहां पर ये बड़े नेता चुनाव हारे हैं। तो क्या कारण मानते हैं जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती अपनी पुश्तैनी सीट से चुनाव हार गई? देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है बिल्कुल एक तरफा हो गया। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अंडर करंट चला जी, उसमें एक बात साफ हो गई है कि जिन लोगों ने भी जो जो वर्तमान शासन व्यवस्था है बीजेपी के साथ में, या तो साथ में रहे या बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, एटलीस्ट वो कश्मीर रीजन में वो रिफ्लेक्शन दिखा कि उन लोगों ने उसको नकार दिया। पीडीपी पिछली बार जो है, पीडीपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी जी, जम्मू असेंबली सीट वहाँ पर जो है कश्मीर रीजन की, उनके पास 28 सीट हुआ करती थी। इस बार 3 या 4 पे सिमट गए हैं लोग। तो उसमें एक तरह से जो आप देखेंगे कि जो जनता ने मत दिया है, जनता ने जिस तरह से वर्डिक्ट दिया है, उसमें यही दिख रहा है कि उन लोगों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जो लोग पिछली व्यवस्था के साथ में थे या फिर वर्तमान व्यवस्था में। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक तरफा वोटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जिस तरह से परेशान दिख रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, उन लोगों को लग रहा था कि बीजेपी ने एबीसी टीम खड़ी कर दी है जिसमें वो लोग हार सकते हैं। लेकिन अंडर करंट ये था कि लोगों ने उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस दिखाया और एक तरफा वोटिंग की है वहाँ पे लोकल इश्यूज को लेकर, या फिर यूं कहें कि जो जो उनके दिल पे चोट लगी हुई थी कि साहब 370 हटाया गया है तो हमारे साथ में छल हुआ है, इस तरह की भावना एक तरह से वहाँ पर बनी हुई थी, और उसमें उन लोगों ने कॉन्फिडेंस सिर्फ उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ में दिखाया है। लेकिन सर, बीजेपी के स्टेट चीफ भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हारे हैं, रविंद्र रैना। सुबह तक उनका कहना था कि हम सरकार बना रहे हैं, और एग्जिट पोल भी जब आए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन को के बीच अच्छी खासी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन उनके स्टेट चीफ ही चुनाव हार गए। आखिर क्या कारण लगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर की जो है, कश्मीर रीजन की, तो मैंने अभी बात कही, लेकिन जम्मू रीजन में आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो दोनों सीट जीते जरूर, कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन वहाँ सॉरी बीजेपी जीती, लेकिन वहाँ पर जो है कांग्रेस के वोटों का जो है इजाफा हुआ। तो इसका मतलब कांग्रेस को लोगों ने वहाँ पर दूसरे तरीके से जम्मू जम्मू रीजन में लोगों ने दिया। जम्मू रीजन में लोगों ने बहुत एक तरह से उदार तरीके से जो है सबको एक्सेप्ट करते हुए सेकुलर तरीके से वोटिंग की, आप यूँ कह सकते हैं। और उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर जो 10 से 15 सीट के बीच में जो उन लोगों ने अच्छी फाइट की, 10 सीट के करीब शायद वो लोग जीतते हुए दिखे जो, तो वो रिफ्लेक्शन है कि ओवरऑल एक्सेप्टेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिखी वैली के अलावा भी, जो के लिए बीजेपी को जिसके लिए बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर के जो लोगों का जो है
एक तरह से जो 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 एंटी बीजेपी वोट था वो एक तरफा चला गया है। और जम्मू रीजन में उनकी डोमिनेंस है। मैं तो कहूँगा कि पिछली बार 25 सीट जीते थे, इस बार 29 है। वो एक एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए भी है। लेकिन रविंदर रैना का हारना चिंताजनक है। जी। इसका मतलब जो है कि जो आपका जो एक बड़ा फेस हुआ करता था, जिसको लोग चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भी कह रहे थे, उसका हारना संगठन के लिए और बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। उनको उस पर मंथन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 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 कॉम्बिनेशन है, जो 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 पोलराइजेशन जिस तरह का हुआ, उसमें आप जम्मू रीजन में भी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, वो एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण साबित हुआ। दुष्यंत चौटाला के हार के क्या कारण मानते हैं? अब क्या एनएलडी अब हरियाणा की राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं आईएनएलडी रखती? नहीं, जेजेपी। हाँ, माफ कीजिएगा, जेजेपी। जी। तो देखिए, इसमें भी मैं दूसरे तरह की बात इस तरह से कहूंगा कि जो उनकी सीट है उछाना कला। उचाना कला। उछाना जी। कला में जो है आप देखेंगे जाट डोमिनेटेड सीट है। जी। वहां पर 2 लाख के आसपास लोग कह रहे थे कि कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके अनुसार वहां पर जाट डोमिनेटेड सीट है। और जाटों में एक तरह से देखा जाए तो जाटों ने पूरी तरह से जो है कांग्रेस के पीछे जाट लोग खड़े हुए हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो पिछली बार जो वो जो बीजेपी के साथ अलायंस में चले गए, उनको जब चुनाव लड़ा था तो बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। और इस बार पूरा का पूरा जो नैरेटिव बन गया था, उसमें पूरा का जो जाट वोट बैंक है जी। वो कांग्रेस के साथ में जाता जी। हुआ दिखाई जी। पड़ा था। जी। और दुष्यंत चौटाला जो है उस जाट कम्युनिटी में एक तरह से हारे तो बहुत कम वोट से हैं, क्योंकि वहां पे उनकी टावरिंग पर्सनालिटी तो थी, लेकिन जो कम वोट से भी हारे नहीं, हैं। हारे तो सर बहुत ज्यादा वोट से हैं, लेकिन उस सीट पर जो हार जीत का अंतर है वो सिर्फ 39 सीटों का मैं अंतर है। उचाना कला की ही बात कर जी। रहा हूँ कि सरप्राइजिंग तरीके से उनको एक तरह से ब्लो दिया है। जी। अदरवाइज तो उनकी पार्टी जो राज्य में खाता नहीं खोल पाई है। तो ये जो है एलिमेंट जो है आप दूसरे तरीके आईएनएलडी से। ने 3 सीटें जीती हैं सर, पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। तो आईएनएलडी का प्रदर्शन पिछली बार से इस बार बेहतर हुआ है। क्या मानते हैं कि आईएनएलडी क्या दोबारा से उभर रही है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मैं चाचा जी को ज़्यादा सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। कई आरोप उन पर लगाए थे जब हमने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, इंडिया.com ने कई तमाम बातें कही थी। लेकिन वही चाचा जिनको सीरियस नहीं मानते हैं, उनसे ज़्यादा 3 सीटें लाए हैं और वो खाता नहीं खोल पाए। मैं उसके लिए ये कहूंगा कि जो आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ समझौता किया, जो 35-37 सीट बीएसपी को दी थी, बाकी सीट पे वो लोग लड़े थे, तो मुझे लगता है कि जो दलित वोट हरियाणा की राजनीति में डिसाइडिंग था। और मैं कहूंगा कि बीएसपी का एक कैंडिडेट अतेली से जीता भी है। वहां का एक कैंडिडेट, बीएसपी का एक कैंडिडेट जीता है। तो एक जगह जीतने का मतलब ये हुआ। और आईएनएलडी जो है 4 जगहों पर, 3 जगहों पर जीती है। तो उसमें जो है एक बीएसपी का कैंडिडेट जो है आप अलग से देख सकते हैं। और आईएनएलडी के साथ जो उनका अलायंस हुआ, तो जाट वोटों के साथ कुछ कुछ जगहों पर जो उनको जो है दलित वोटों का सपोर्ट मिला है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी की जो रणनीति थी, वो एंटी जाट वोट का जो मोबिलाइजेशन करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उसमें उन्होंने बाकी जो कास्ट की कैटेगरीज हैं उनको एक किया था। और साथ में जो है कोशिश की थी कि दलित वोट बैंक उनकी तरफ आवे। और वो स्ट्रेटेजी कामयाब होती हुई दिख रही है। ये रणनीति तो जेजेपी ने भी अपनाई। सर, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वहां के दलित वोट तो उनको नहीं मिले। ये तो देखिए, जिसने आजाद पार्टी की, जो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी में प्रभावी हैं जी। ऐसा भी आप नहीं कहते वो उभरते हुए दलित नेता है, वो बात अलग है। और वो काशीराम जी की जो लिगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लेकिन वो मायावती के वोट उत्तर प्रदेश में भी काट रहे हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि उसी तरह से वो हरियाणा में भी प्रभावी हो जाएंगे। हरियाणा में इस बार उन्होंने जो है जेजेपी के साथ अलायंस करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप मिलकर सीट जीतने लगेंगे। ये आप समझ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी थी, उसने अपने अपने जो प्रभाव क्षेत्र के जरिए जो उनके प्रोग्राम्स थे, उसके जरिए पॉपुलैरिटी हासिल की। ऐसा नहीं है, काम करने के बाद में उन लोगों ने जनता में कॉन्फिडेंस दिखाया। ये बहुत बहुत एक तरह से मैं कहूँगा कि ये भी एक ऐतिहासिक बात हुई है। क्योंकि कोई भी सरकार 2 बार के एंटी इनकम्बेंसी को धाता बताते हुए, जिसके खिलाफ इतने नैरेटिव सेट किए गए हैं, और कांग्रेस पार्टी इतने प्रभावशाली बिल्कुल। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 40 ही सीटें जीती थी पिछली बार से, इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। वही हम बात करते हैं कश्मीर की। सर, तो कश्मीर में
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा रैलियां की, उन्होंने हरियाणा में कम रैलियां की, कश्मीर में ज़्यादा की। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे वो कश्मीर में रैलियां कर रहे थे, कश्मीर में खूब मेहनत की। लेकिन बीजेपी का जादू कश्मीर में नहीं चल पा रहा है। भाई बातें तो खूब हो रही हैं कि कश्मीर को चमका दिया गया है, वहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं हो गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रही जी है। हाँ, देखिए कश्मीर जो है एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। जो कश्मीर में जो है जिस तरह से जो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ जमहूरियत में जो कश्मीरियत की बात की जाती है, वो कश्मीरियत का मतलब वो लोग अभी जो इंडिपेंडेंट तरीके से जो अपने को जो है अलग स्टेटस को रखते हुए, वो सोच जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हुआ नहीं है, जी परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस सोच को जो है दूसरे ढंग से आगे बढ़ाया जी गया है। जी उसके लिए लगातार जो है राजनीतिक जो जो लीडरशिप वहाँ की रीजनल जी लीडरशिप रही है, जी उसने लोगों के बीच में ये बात बहुत बहुत प्रखर तरीके से जी पैदा की है कि आपका स्पेशल स्टेटस है जी और ये स्पेशल स्टेटस बरकरार रहना चाहिए कश्मीरियत के साथ में। बिल्कुल। तो ये जो जनभावना में जो घर कर गई बात है, वो 370 हटने के बाद से जो ऐसा लगता है कि वो एक तरह से उनकी उनकी जो वो जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर चोट थी। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर जो बीजेपी का आप कह रहे हैं कि सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन एक सीट का रेफरेंस दूंगा। जैसे आपने गुरेज सीट, बारामूला की एक एक जी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुरेज, जी वहां से बीजेपी के कैंडिडेट 1000 के अंतर से हारे हैं। जी और दूसरी मैं कहूंगा कि बात की अगर 1000 से वहां से हारे हैं, ऐसी कुछ सीटें अभी और आएंगी, पता चलेगा जिसमें कि विनिंग मार्जिन जो है कम रहा। तो जी इसका मतलब ये है कि वहां पर इनरोड हो गया, इन लोगों ने अपनी पैठ हम्म बना ली है कुछ कार्यक्रम के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश करने के जरिए। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन कॉन्क्रीट परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा सा अभी और समय चाहिए। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो, ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि कश्मीर रीजन में जो है, जैसे आप श्रीनगर के आसपास बात करेंगे, श्रीनगर में लाल चौक पे और एक ईदगाह सीट, दो जगह पे उनके कैंडिडेट स्ट्रांग कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हराया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चूंकि सेंटिमेंटल मामला हो गया था और एक तरफा वोटिंग हुई हम्म है, लेकिन बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये बिल्कुल हम लोग सर, मान ये कर सकते चुनाव हैं। जो है ये काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग चुनाव रहा। हम लोगों ने पूरा चुनाव कवर किया, आप हमारे साथ थे। हमने रोज़ाना आपको दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की जानकारी दी, खासकर जम्मू कश्मीर की हमने सबसे ज़्यादा चर्चा की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जिस तरीके से मेहनत की थी, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हम बीजेपी हाँ, का पिछली बार उनको 25 सीट जी मिला इस था, बार 29 उनको सीटें इस बार 29 मिली सीट हैं, मिल रही हैं। तो ये अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं। लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, बिल्कुल वो काफी सच साबित हुए यहाँ पर वहां पर देखा सच जाए। साबित हुए, जी लेकिन हाँ, हरियाणा में एग्जिट हरियाणा। पोल के आंकड़े बिल्कुल ही विपरीत निकले। जैसे एग्जिट पोल ने बताया था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, तो ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये सब कुछ रहा। अब हम आपको तमाम चीजें बताने के बाद कल से हम आपको महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा आपके साथ रोजाना करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरीके से वहां पर राजनीति चल रही है, खासतौर पर वहां पर जो दो बड़े गठबंधन हैं, उन गठबंधनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या दोनों गठबंधन आपस में किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तमाम चीजें बताएंगे सर। हाँ हाँ, उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग महाराष्ट्र पे जब चर्चा करेंगे, तो अगर ये हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के फेवर में गया होता, तो दूसरे ढंग का नैरेटिव होता। जी आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो तेलंगाना से विक्ट्री होते हुए जो जो हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जैसा कि अच्छा हम कल करना, बातचीत कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की है, उसका उसका उस चुनाव पे जो है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दूसरा रहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी पर रीवर्क करना होगा, अलायंस पार्टनर के साथ दूसरे ढंग से बातचीत करनी होगी, ताकि उनकी बेहतर स्थिति बने। अदरवाइज अगर उन्होंने वो गलती कर दी, जैसा आम आदमी पार्टी को उन्होंने हरियाणा में किनारे कर दिया और उसकी कुछ सीटें जो है क्रूशल साबित हो गई, बिल्कुल वो एक डेढ़ बिल्कुल सर, आप इसकी चर्चा हम कल ही करेंगे, क्योंकि जी आज चर्चा करने बैठे तो फिर आज ही कल की चर्चा हो जाएगी। तो देखिए, कल से हम शुरू करेंगे महाराष्ट्र चुनाव पर कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में क्या चल रहा है, किस तरीके से दोनों गठबंधन एक दूसरे, क्या उनके अंदर क्या चल रहा है और कैसे चुनाव के लिए तैयार हैं। कल से बातचीत करेंगे, रोजाना पोल पंच में आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी रोजाना 9 बजे हमारे साथ पोल पंच में जुड़े रहते हैं। हम रोजाना 9 बजे आपके बीच में पॉलिटिकल खबरें, पॉलिटिकल जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। रोजाना पोल पंच के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए India.com के साथ। धन्यवाद।